कि चंद्रयान 4 पर भी वर्किंग की जाएगी। जापान के साथ मिलकर इस मिशन को किया जाएगा। कि इसको इसको सीरियसली क्यों नहीं लिया जा रहा? अब इससे आगे हम कहां जाना चाहते हैं? और इसी स्लेवरी के ऊपर हमारा एचिसन से पड़ा, बाहर का पड़ा एक नवाबजादा जो इस वक्त सियासी जज है, उस और इंडिया ने उसमें न्यूट्रल रहना, नॉन अलाइन मूवमेंट के वो हेड बने। अलबत्ता नॉन अलाइन मूवमेंट के होते हुए उन्होंने अमन की जब बात की तो उनको सोवियत यूनियन से वो क्या कहते हैं स्टील मिल और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैवी इंडस्ट्री का मिला। और ये पाकिस्तान के अंदर स्लेवरी, ये जो मैं इसको स्लेवरी कहूंगा, इस स्लेवरी के ऊपर आईएमएफ की नजर क्यों नहीं पड़ती है? इस देखें अब इसका मैं कई दफा इसका जवाब दे चुका हूं। पाकिस्तान बनाने के बाद पूरे हिंदुस्तान को पहले तो तोड़ा गया पाकिस्तान बनाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपको पता ही है थोड़े दिन पहले चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था और एक खबर आ रही है जो कि बहुत ज्यादा बड़ी खबर है। जो चंद्रयान 4 मिशन होने वाला है उसको भारत और जापान एक साथ करने वाला है। मतलब अभी चंद्रयान 3 कंप्लीट भी नहीं हुआ है, चंद्रयान 4 की तैयारी चल रही है। ये भारत के लिए एक अच्छी खबर है। जैसे भारत तेजी से ग्रो कर रहा है स्पेस सेक्टर में, इससे इसरो को फायदा होने वाला है आने वाले समय में। इस पर पाकिस्तान के जो लोग है उनका भी रिएक्शन आया है। उन्होंने क्या बोला इस पर आप देखिए। खबर आ रही है कि चंद्रयान 4 पर भी वर्किंग की जाएगी। जापान के साथ मिलकर इस मिशन को किया जाएगा। फिर आप क्या कहते हैं कि वो लोग चांद पर जाने की कोशिश कर रहे हैं? आप चंद्रयान 4 में साउथर्न पोल पर जाया जाएगा मून के। क्या कहते हैं सर आप इसके बारे में कि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो हमारे यहाँ पर टेक्नोलॉजी के सेक्टर से रिलेटेड क्यों कोई खबरें नहीं आ रही, या क्यों हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी को आगे नहीं बढ़ा रहे? देखें अब इसका मैं कई दफा इसका जवाब दे चुका हूं। पाकिस्तान बनाने के बाद पूरे हिंदुस्तान को पहले तो तोड़ा गया पाकिस्तान बनाने के लिए कि मुसलमानों का मुल्क होगा। ठीक है, चलो बन गया। तब भी 1/3 मुसलमान इंडिया में रह गए, 2/3 पाकिस्तान में आ गए। वो भी कामयाब नहीं हो सका तो ईस्ट पाकिस्तान जो मेजॉरिटी थी वो हमसे अलग हो गया। चले, होता है हिस्ट्री में, इस तरह ही स्टेट्स बनती हैं। और हमारे यहाँ एक्चुअली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान बनने के बाद जो कोल्ड वॉर शुरू हुई थी ना, उसमें पाकिस्तान ने वेस्टर्न पावर्स का साथ दिया और इंडिया ने उसमें न्यूट्रल रहना, नॉन अलाइन मूवमेंट के वो हेड बने। अलबत्ता नॉन अलाइन मूवमेंट के होते हुए उन्होंने अमन की जब बात की तो उनको सोवियत यूनियन से वो क्या कहते हैं स्टील मिल और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैवी इंडस्ट्री का मिला। पाकिस्तान में सोवियत यूनियन एक ज़माने में एक स्टील मिल लगाने लगा था शुरू में। पाकिस्तान ने उसको रिजेक्ट किया क्योंकि ये अमेरिकन पैक्ट्स का हिस्सा बनना चाहते थे। और वहाँ से जब अमेरिका की तरफ रुख किया तो कोई स्टील मिल वहाँ से नहीं आई, बल्कि वज़ीर अली इंडस्ट्रीज़ वाले जो पाकिस्तान के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने अपोज़ किया कि हमें स्टील मिल की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जब आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाते हैं तो उसके कई स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले आप बेसिक जो है ना हैवी इंडस्ट्री कायम करते हैं ताकि जो मीडियम स्केल और जो कॉटेज इंडस्ट्री है उसको वो क्या कहते हैं सपोर्ट करने के लिए जो होती है इक्विपमेंट वो तैयार की जाए और ये और वो। पाकिस्तान ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। 1971 में जाके स्टील मिल बनी कलकत्ता, अपना सॉरी कहते कराची में, उसका भी सत्यानाश कर दिया। तो पाकिस्तान ने कभी अपनी हैवी इंडस्ट्रीज से अगली स्टेज मैनु वो क्या कहते हैं सेमी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स तक ही रहे हैं। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स यानी कंप्लीट एक प्रोडक्ट पाकिस्तान का बहुत कम स्टेज पे आए। एक ज़माने में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट सियालकोट के दुनिया में बिकते थे, वो भी बंद हो गए, वो चाइना ले गया वो मार्केट। अब भी शायद थोड़ी सी मार्केट है हमारे पास, या हमारे पास फुटबॉल है जो अभी भी सुना है कि वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होता है, बड़े मैचों में होता है, वो भी सियालकोट के लोगों की एक बड़ी वो क्या कहते हैं कोशिश के साथ उन्होंने उसे कायम रखा है। कि इसको इसको सीरियसली क्यों नहीं लिया जा रहा? अब इससे आगे हम कहां जाना चाहते हैं? जब हम रोकना चाहते हैं हम रोक लेते हैं, सलाहियत है इनके पास रोकने की, जरबुल फसाद कर ली जाए, कभी कुछ कर लिया जाए, जो सलाहियत है, लेकिन क्यों नहीं, विल क्यों नहीं है इन चीजों को रोकने की? पाकिस्तान इज स्टिल ब्लीडिंग, और कब तक ये ब्लीड करता रहेगा? लोग कब तक मरते रहेंगे?
और मैं यहाँ पे खासकर एक और चीज बताना चाहता हूँ चीमा साहब, इस हफ्ते एक बड़ा सख्त, इससे अलावा हट के चीजें हुई हैं। हम एज ए नॉट अ कंट्री वी आर गोइंग बैंकरप्ट, मैटर ऑफ फैक्ट हम एज ए सोसाइटी बैंकरप्ट हो रहे हैं। उसके बैंकरप्ट किस तरह हो रहे हैं? हमारी इकदार खत्म होती जा रही है, हमने वैल्यूज खत्म होती जा रही हैं। एक सबसे बड़ी मिसाल जो मैं बताना चाहूंगा, ये दूसरा वाकया है। रिजवाना एक 14 साल की बच्ची है जो कि एक जज, सिविल जज साहब, पहले भी एक जज साहब के घर में इस तरह का हादसा हुआ था, ये दूसरी दफा हुआ है। रिजवाना एक लड़की है, 14 साल की बच्ची। मैं समझता हूं कि उसको जिस तरीके से मारते रहे हैं और उसके सर के अच्छा फिर मार के उसको एक कमरे में बंद कर दिया जाता था और उसके सर के जख्मों के अंदर कीड़े पड़ चुके हैं, इन्फेक्शन हो चुका है और वो पता नहीं बचती है या नहीं बचती। लेकिन उसके ऊपर एक और ज्यादती हुई। उन जज साहब की बीवी जो कि मुलजमा है, उनको बेल बिफोर अरेस्ट दे दी गई हाई कोर्ट की तरफ से। और ये पाकिस्तान के अंदर स्लेवरी, ये जो मैं इसको स्लेवरी कहूंगा, इस स्लेवरी के ऊपर IMF की नजर क्यों नहीं पड़ती है? इस स्लेवरी के ऊपर ह्यूमन राइट्स वालों की नजर क्यों नहीं पड़ती है? इस स्लेवरी के ऊपर अमेरिकन एम्बेसडर की और ब्रिटिश एम्बेसडर की क्यों नजर नहीं पड़ती है? और इसी स्लेवरी के ऊपर हमारा एचिसन से पड़ा, बाहर का पड़ा एक नवाबजादा जो इस वक्त सियासी जज है, उसने सो मोटो एक्शन क्यों नहीं लिया इस पे? वो क्या चाहता है? 1 साल से वो सियासत में बंदा एंगेज है, हर सियासी चीज के अंदर उसने जमानतें दी हैं, सब कुछ किया है। यहां जमीर क्यों खामोश हो जाते हैं?